तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है दी मम्मी। और ये मूवी इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी इंट्रो की जरूरत नहीं है। तो मूवी की शुरुआत में हम आज से 5000 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक श्रापित लाल स्टोन को किसी राजा की कब्र में डालकर उसको दफन कर देते हैं। फिर हम 5000 साल बाद यानी आज के दिन को देखते हैं, जहाँ पर एक मशीन एक सुरंग को बनाते हुए इसके दीवार को तोड़कर यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसकी खबर अब हर एक न्यूज में चलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों इजिप्शियन कब्र मिली थी। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं, जो कि इन मजदूरों को लेटर्स को देखकर यहाँ से इनको निकाल देते हैं। और इनको यहाँ से निकालने वाला डॉक्टर हेनरी था, जो कि एक बहुत ही बड़ा आर्कोलॉजिस्ट है, जो कि आगे जाकर एक दीवार को देखता है जिस पर कुछ अजीब से ही इमेजेस बने हुए थे, और इस पर वो हमें एक कहानी सुनाता है। उसको पढ़कर वो अहमद नाम की एक इजिप्शियन लड़की के बारे में बताता है कि वो इजिप्ट के सिंहासन की अकेली वारिस थी, और वो हर तरह के फाइट्स की और ब्लैक मैजिक की बहुत ही बड़ी जानकार भी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही राजा की किसी वाइफ को एक बेटा हुआ, जिसे देखकर अहमद समझ गई कि पावर मांगने से नहीं मिलता है बल्कि उसको छीनना पड़ता है। और इसीलिए वो एक प्राचीन ग्रंथ को पढ़कर एक रस्म को निभाने लगती है, ताकि वो अंधेरे के राक्षस को बुला सके और किसी की बॉडी में उसको डाल सके। जिस पर राक्षस का एक दूत आता है और उसको एक चाकू देता है, जिसके पीछे वही श्रापित रेड स्टोन लगा हुआ था, जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और उस खंजर को पकड़ते ही वो दूत गायब हो जाता है, और उसकी बॉडी में कुछ इजिप्शियन लैंग्वेज में कोई वर्ड्स लिखने लगते हैं, जो कि उसकी पूरी बॉडी में, यहाँ तक कि उसकी आंखों की आईबॉल्स को भी सेपरेट कर उसमें लिख जाता है। और अब इसके बाद वो उस खंजर को लेकर राजा के पास जाती है और उसके गले में लगाकर उसके गले को काट देती है, और उसकी वाइफ और उस बच्चे को भी जान से मार देती है। उसे किसी इंसान को चुनकर उस खंजर के थ्रू उसको उस बॉडी के अंदर डालना था, जिससे कि वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी में जिंदा हो सके और अहमद को बहुत सारी पावर्स दे सके, जिससे कि वो पूरे इजिप्ट पर अनंत काल तक राज कर सके। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि अहमद के गले में कुछ मारकर उसको गिरा देते हैं और उसके चुने हुए इंसान को भी जान से मार देते हैं, और अहमद को पकड़ के उसको जिंदा ही मम्मी बना करके एक ताबूत के अंदर डाल देते हैं, और उसको कब्र में बंद करके इजिप्ट से हजारों मील दूर उसको ले जाकर बहुत ही बड़ी गुफा में डालकर उसको बंद कर देते हैं, ताकि वो अनंत काल तक वहीं पर फंसी रहे। और अब सीन कट होता है, जिसके बाद हम माइक और वेल नाम के दो आर्मी के जासूसों को देखते हैं, जो कि आतंकवादियों से बचकर यहाँ पर भाग रहे होते हैं। लेकिन भागते भागते एक टाइम ऐसा आता है कि चारों तरफ से घिर जाते हैं, और इनके चारों तरफ से आतंकवादी इनके ऊपर फायर करने लगते हैं, और इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जिसको देखकर वेल एयर स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स को कॉल करता है, जिसके कुछ देर के बाद ही एयरफोर्स वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर देती है, जिसमें कि कई सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। और इस एयर स्ट्राइक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी चीजें उसी गड्ढे में जाने लगती है, और माइक और वेल भी स्लाइड करते हुए उस गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जिसकी खबर मिलते ही यहाँ पर आर्मी पहुंच जाती है, और माइक आर्मी चीफ से सारी चीजें बताने लगता है। और ये सारी बातें सुनकर आर्मी चीफ उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब वो बताते हैं कि तुम यहाँ पर एक चीज को ढूंढ रहे थे, जिसको तुम ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बनना चाहते हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक और वेल दोनों करप्टेड हैं, और ये दोनों किसी भी एंटिक चीज के मिलने पर उसको गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, बल्कि उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। तभी पीछे से जेनी आती है, और आते ही माइक को एक चांटा मारती है और बोलती है कि इसने मेरा फायदा उठाया, इसने मेरी जिंदगी भर की मेहनत यानी एक नक्शे को लेकर वहाँ से गायब हो गया। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेनी एक आर्कोलॉजिस्ट है, लेकिन चीफ को इन दोनों की हरकतों के बारे में बहुत ही पहले से पता है। वो इन दोनों से बोलते हैं कि तुम 2 घंटे के अंदर हार्डली के साथ इस गुफा में जाओगे, और इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको निकाल कर हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया आर्मी के अंदर नहीं आता है और हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। जिसे सुनकर ये दोनों उसके साथ गुफा में जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये वही गुफा है जहाँ पर अहमद को दफनाया गया था। अंदर जाते इनके ऊपर कुछ लिक्विड टाइप का गिरने लगता है, जिस पर माइक देखता है तो ये मरकरी होता है, जिसे देखकर जेनी बोलती है कि उस समय के लोग ये मानते थे कि मरकरी बुरी पावर्स को रोकती है, और ये लोग उस मरकरी का पीछा करते हुए गुफा की ओर अंदर जाते हैं। और यहाँ पर इनको मरकरी से भरा हुआ एक पुल मिलता है, लेकिन माइक और वेल की नजर तो यहाँ पर पड़े सोना के गहनों की थी, जिसे देखकर ये दोनों बैग को खोलकर उसके अंदर से कैमरा वगैरह को बाहर निकालते हैं। और जेनी यहाँ पर मरकरी तालाब और पहरेदारों के बारे में बताती है, जिस पर जेनी इन सब चीजों को देखकर बोलती है कि ये एक कब्र है, और इन सब पहरेदारों का मुंह इस कब्र के अंदर है। इसका मतलब ये पहरेदार इसके अंदर से किसी को बाहर निकलने से रोकने के लिए है। लेकिन यहाँ पर माइक और वेल तो यहाँ पर पड़े सोने को चुराने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर इनको अंदर खोज करते हुए बहुत ही देर हो चुकी थी, और इसीलिए चीफ वेल को माइक से बोलकर इन सभी को बाहर आने के लिए बोलते हैं। लेकिन माइक इस पूरे स्ट्रक्चर को देखता है और एक गन निकालकर इसके रस्सी के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि ये चीज मरकरी से बाहर निकलते हुए ऊपर आने लगती है, जिस पर इनको पता चलता है कि ये तो एक बहुत ही बड़ा सा कब्र है। लेकिन तभी इनके चारों तरफ बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं और इनके ऊपर अटैक कर देती है, और वेल के गले में भी काट लेती है, जिसे देखकर वेल इनके ऊपर अंधाधुनी फायर करने लगता है। लेकिन माइक उसको रोकता है और समझाता है कि इन मकड़ियों में जहर नहीं है। और तभी माइक का ध्यान उस कब्र पे जाता है, जिससे कि उसको एक विजन आता है, और उस विजन में उसके
उसके सामने अहमद आती है जो कि उससे बोलती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है और इसीलिए मैं तुम्हें अपना चुना हुआ मानती हूँ और अब तुम्हें मुझसे शादी कर इस पूरे इजिप्ट का राजा बनना पड़ेगा। तभी जेनी उसका विजन तोड़ती है और हम देखते हैं कि इस कब्र को एक हेलीकॉप्टर में बांधकर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन माइक नोट करता है कि उसके निकलते ही यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे कौवे आ चुके हैं जिनका रेगिस्तान में होना बहुत ही अजीब बात है और ये लोग उसको लेकर कहीं जा ही रहे होते हैं। इतने में हम वेल को देखते हैं जिसकी तबीयत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी और जहाँ उस मकड़ी ने काटा था वहाँ पर भी उसका रेडनेस फैल रहा था। तभी इनको पता चलता है कि इनकी तरफ बहुत ही बड़ा एक तूफान आ रहा है जिसकी वजह से जल्दी से उस कब्र को जेट में डालकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ही हम वेल को लेटा हुआ देखते हैं। तभी उसको अजीब सा कुछ होने लगता है और अब यहाँ पर माइक को फिर से एक विजन आता है जिसमें कि वो अहमद को रस्म करते हुए देखता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि वो अहमद के चुने हुए की जगह वो खुद को वहाँ पर लेटा हुआ देखता है। तभी वो उस पर उस खंजर से अटैक करती है लेकिन उससे उसका विजन टूटता है और वो अपने सामने वेल को देखता है जो कि उस रस्सी को काट रहा होता है। जिस पर चीफ उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर वो उस चाकू को चीफ के सीने में घुसा देता है जिससे कि चीफ की मौत ही आती है और अब वेल इनकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है। माइक उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस चाकू से इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है जिस पर माइक उसको गोली मार देता है और इससे उसकी मौत ही आती है। तभी इनके जेट से कोई चीज टकराता है जिससे कि इनके इंजन में धुआं निकलने लगता है जिसको देखकर ये लोग पायलट के पास जाते हैं और यहाँ पर हम इनके सामने कई सारे कौवों को देखते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे कि ये प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती है और ये लोग भी इसके अंदर फ्लड करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड ये लोग प्लेन से नीचे गिर जाते हैं और माइक जेनी को एक पैराशूट पहनाकर प्लेन से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही ये प्लेन भी क्रैश हो जाता है। जिसके बाद अब हम मुर्दाघर में जेनी को देखते हैं जिसको डॉक्टर्स ने वहाँ पर बुलाया था ताकि वो लाशों की पहचान कर सके। और इधर हम मुर्दाघर में उन लाशों को देखते हैं जिनमें से एक अचानक से उठ जाता है और वो अपनी पन्नी खोलता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो माइक है और इतने डेंजरस क्रैश में वो अभी तक जिंदा है। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी पर एक भी घाव के निशान तक नहीं है। तभी वो उठता है तो उसके सामने वेल दिखता है जिसको देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और उससे पूछता है कि क्या हम मर चुके हैं। जिस पर वो कहता है कि बदकिस्मती से तुम जिंदा हो लेकिन मेरी मौत हो चुकी है। तभी पीछे से जेनी और दो डॉक्टर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को वेल तो नहीं दिखता है पर माइक अपनी इज्जत बचाते हुए इनसे पूछता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। लेकिन इसका जवाब तो अब किसी के पास भी नहीं था। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम उस एक्सीडेंट वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर दो ऑफिसर्स आकर चेक कर रहे थे कि कोई जिंदा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन ऑफिसर्स के सामने कई सारे कौवे बैठे हुए थे जिनमें से एक ऑफिसर पट्टी को देखता है और उसका पीछा करते हुए अनाइमत तक पहुंच जाता है और अपने साथी को बुलाने के लिए वो जैसे पीछे देखता है वैसे अनाइमत उस पर हमला कर देती है और उसकी आवाज सुनकर उसको साथी उसके पास जाता है। लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो खौफ से ही भर जाता है और पीछे हटते हुए गिरता है और जैसे वो अपने आप को संभालता है वैसी अनाइमत उसके ऊपर भी हमला कर देती है और उसकी पूरी लाइफ को अपने अंदर खींच लेती है। जिसके बाद वो भी उसी की तरह बूढ़ा होकर मर जाता है और हम देखते हैं कि अनाइमत इससे धीरे धीरे हील हो रही थी और उसके इशारे पर ये दोनों ऑफिसर्स भी अजीबोगरीब तरीके से उठकर उसके साथ चलने लगते हैं मानो कि जैसे उनके गुलाम बन चुके हैं। इनके कुछ दूर आगे जाने पर हम देखते हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर सीन कट होता है और हम माइक और जेनी को एक बार के अंदर देखते हैं। यहाँ पर माइक काफी सारी शराब पी रहा होता है लेकिन उसको बीच में बार बार वेल दिखता है। अब जेनी माइक से बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ और हमने जिस मम्मी को ढूंढा है उसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था, वो भी जानबूझ के। और हम लोग अपने बॉस के लिए एक लाल रंग के श्रापित डायमंड को ढूंढ रहे हैं जो कि हेल से आई एक डीमन के खंजर के ऊपर लगा हुआ है और उसमें कई सारी काली जादुई शक्तियां भी हैं। लेकिन उस डायमंड को अनाइमत के पकड़ने और राजा के मरने के बाद राजा के साथ ही उसको एक कब्र के अंदर दफना दिया गया है। और हाल ही में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कई सारे कब्र मिले हैं जिनमें से एक राजा का भी कब्र हो सकता है और इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उसी कब्र के अंदर हमें वो डायमंड मिल जाए। और जब से हमने उस कब्र को वहां से निकाला है तब से हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो कि विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वेल माइक को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और उसको अपने साथ में बुला रहा था जिस पर वो जेनी की बातों को रोक कर माइक से मिलने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है और बोलता है कि हम दोनों श्रापित है और तुम इससे चाह कर भी भाग नहीं सकते हो और प्लेन क्रैश में भी उसी ने तुम्हारी जान बचाई, तुम चाह कर भी उससे दूर नहीं जा सकते हो क्योंकि उसने तुम्हें चुना है और यही तुम्हारी किस्मत है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद वो भागते हुए बाहर आता है और कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे चूहे इधर से उधर भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर उन्हीं के बीच में अनाइमत आ जाती है जिसको देखकर ये और भी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी कई सारे चूहे आ जाते हैं और वो भी इसके ऊपर हमला कर देते हैं और तभी अनाइमत भी उसके पास ही आती है। लेकिन तभी उसको जेनी रोड पे होने वाले एक्सीडेंट से बचाती है और हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका एक विजन था। यहाँ पर वो जेनी से बहुत ही अजीब सी बातें कर रहा था लेकिन तभी उसको दोबारा से एक विजन दिखता है जिसमें कि वो क्रैश वाली जगह को देखता है और तभी हम वहाँ पर अनाइमत को देखते हैं जो कि एक ऑफिसर को किस कर उसकी सारी उम्र अपने अंदर ले रही थी। जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ पर पहुंच
जाते हैं। यहाँ पर उसको अंदर आकर कुछ अजीब सा लग रहा था और उसको बार बार कुछ विजन्स आ रहे थे। तभी वो अपने आप को एक चर्च के अंदर देखता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी कोई चीज उस पर हमला कर देती है और उसको एक बेंच पर पटक देते हैं, जहाँ पर ये मुर्दे उसके हाथों और पैरों को पकड़े हुए थे। और इन मुर्दों को देखकर माइक की ऐसी की तैसी हो रही थी। तभी उसके ऊपर अनायमत आती है और उसके मुंह और पेटों की अच्छी तरीके से जांच करने लगती है, जैसे कि मानो कि उसको खाने वाली हो। तभी वो सामने रखी एक मूर्ति को तोड़ती है और उसके अंदर से वही श्रापित खंजर को निकालती है और माइक के ऊपर उस खंजर से हमला करती है। लेकिन वो देखते है कि उसके ऊपर कोई डायमंड तो लगा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको सबसे पहले उस श्रापित डायमंड को ढूंढना पड़ेगा, तभी वो मौत के शैतान को माइक की बॉडी में ला सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आती है, जिसको देखकर अनायमत उसके ऊपर हमला करती है और माइक भी इन सभी मुर्दों को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मार रहा होता है। तभी वो उस खंजर को लेकर अनायमत के पीठ में घुसा देता है और जेनी उस खंजर को निकाल कर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर तेजी से यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा घूम घाम कर वापस से अनायमत के सामने आ जाते हैं और वापस से वहाँ से यूटर्न लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे मुर्दे उस गाड़ी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों देखते हैं कि अनायमत इनके सामने ही है। इससे माइक काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो एक लकड़ी लेकर उसके पास जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा इसी को एक पंच मार देती है और जेनी के पास आकर उसका लाइफ लेने वाली होती है। लेकिन तभी उस पर एक एरो से अटैक होता है और देखते देखते कई सारे लोग आकर उस पर एरो से अटैक करने लगते हैं और माइक को भी इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और उनको गाड़ी में डालकर कहीं लेकर जा रहे थे। और यहाँ पर जाकर माइक देखता है कि यहाँ पर काफी सारी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई है, जो कि माइक के सोच से बिल्कुल ही परे है। और अंदर लेकर जाने पर ये लोग माइक को खोल देते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये तो एक सिक्योर एक कैबिन टाइप का जगह है, जहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब हथियार रखे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो माइक के बारे में उसके सारी चीजें बताने लगता है। वो उसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताता है कि जो कि उसको ही नहीं पता। एट द एंड वो उसको बताता है कि उसका नाम हेनरी है और वो एक वकील है, डॉक्टर है, आर्कोलॉजिस्ट है। ओवरऑल उसको हर एक चीज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और ये सारी बातें करते हुए एक इंजेक्शन को तैयार करता है और तभी उसको कुछ अजीब सा ही चीज होता है। वो किसी चीज में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन वो उस इंजेक्शन को अपने हाथ में लगाता है और वापस से पहले जैसा ही बन जाता है। और अब वो अपने फिंगर्स को स्कैन कर उसको अनायमत के पास लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको एक चैन से बांधा हुआ है और उसके नीचे से कुछ अजीब सी गैस निकल रही है। हेनरी उसको बताता है कि हम उसकी बॉडी में मरकरी को डाल रहे हैं, जो कि उसकी बॉडी में जमकर उसको जान से मार देगा। यहाँ पर अनायमत वापस से माइक को एक विजन दिखाती है। ये सब यहाँ पर चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम उस कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पर इन आर्कोलॉजिस्ट के मशीन में कोई चीज डिटेक्ट होती है। और जब ये लोग उस कब्र को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहीं पर वो रेड कलर का डायमंड है। और तभी हम इधर अनायमत को देखते हैं, जिसको इस सारी चीजों के बारे में पता चल चुका था। वो किसी मंदिर को पढ़ती है और एक कीड़ा किसी गटर से बाहर निकलता है। और इधर हम डॉक्टर हेनरी को माइक के साथ देखते हैं। वो उसको बातों बातों में ही बता रहे होते हैं कि श्राप को खत्म करने का सिर्फ दो ही तरीका है। सबसे पहला कि हमें अनायमत को किसी तरीके से मारना पड़ेगा, नहीं तो उसने जिसे चुना है उसको मारना पड़ेगा। तभी वहाँ पर हेनरी का एक आदमी आता है, जिससे कि हेनरी को पता चल जाता है कि इनको वो डायमंड मिल चुका है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर वो उससे बोलती है कि तुम क्या माइक को मारने वाले हो। तभी उसको वापस से उसका दौरा पड़ने वाला था, जिससे कि वो जाकर उस इंजेक्शन को तैयार करता है। और इधर हम उस कीड़े को देखते हैं, जो कि एक आदमी के कान के अंदर चले जाता है और इससे वो आदमी अनायमत के काबू में चले जाता है। इधर डॉक्टर हेनरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि उसका हाथ का इंजेक्शन उससे गिर जाता है, जिसे देखकर ये तीनों वहाँ से भागते हैं। लेकिन जेनी और वो आदमी वहाँ से निकल पाता है और माइक उसके अंदर ही फंस जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर हेनरी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और इधर हम उस आदमी को देखते हैं, जो कि कुल्हाड़ी को निकालता है और ले जाकर एक वायरस के अंदर मार देता है, जिससे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अनायमत की बॉडी का सारा मरकरी उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। और इधर माइक फाइट के बीच में ही उस इंजेक्शन को उसके बॉडी में घुसा देता है और जेनी यहाँ पर आती है, जिसके बाद ये दोनों तेजी से यहाँ से निकलने लगते हैं। और इधर अनायमत भी आजाद हो जाती है और इन लोगों को मारकर उनकी लाइफ को अपने अंदर लेने लगती है, जिसके बाद वो काफी तेज से चिल्लाकर एक मंत्र पढ़ती है, जिससे कि यहाँ रखे हुए सारे कांच टूटने लगते हैं। और माइक जहाँ पर भी भागता है, हर तरफ के कांच टूटकर उसी की तरफ आने लगते हैं। इधर ही आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉल कर सारी बातें बताता है और इन लोगों को किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कहता है, जिससे कि ये लोग अब गन्स के थ्रू अपनी प्रोटेक्शन करने लगते हैं। इधर माइक जहाँ पर भी भाग रहा था, हर तरफ की कांच और मट्टी उसका पीछा कर रही थी और अनायमत इस पूरे तूफान को कंट्रोल करते हुए उसके पास आ रही थी। और यहाँ पर वेल माइक को लेकर उसी कंस्ट्रक्शन साइट की गुफा के अंदर लेकर जाने लगता है। और अब तक यहाँ पर अनायमत भी पहुंच चुकी थी। वो कुछ मंत्र पढ़ती है और कब्र के अंदर सारे लेटे हुए मुर्दा वापस से जिंदा हो जाते हैं। इधर माइक के पीछे भी कई सारे मुर्दा भाग रहे थे ताकि उसको पकड़ सके। यहाँ पर भागते हुए उनको जानी मिलती है और ये लोग उस मुर्दे से बचते हुए किसी तरीके से उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और उसको अंदर से लॉक कर लेते हैं। इधर अनायमत सभी गार्ड्स को जान से मार देती है और अंदर की तरफ मुर्दे भी सभी को मार देते हैं, जिसके बाद मुर्दे गेट खोलते हैं और अनायमत को अपनी रानी की तरह ट्रीट करते हैं।
जिसमें कि वो जाकर उस डायमंड को उठाती है और उसको उस खंजर के पीछे लगा देती है। और इधर इन दोनों के ऊपर एक मुर्दा अटैक करता है जिससे कि ये दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन ये दोनों उस मुर्दे से बच जाते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे अनामित आ जाती है और वो जैनी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगती है। माइक भी काफी देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन बीच में ही कई सारे मुर्दे कब्र से निकलकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड वो उसको लेकर पानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सारे मुर्दे इनको पकड़कर अलग कर देते हैं और तभी वो उसको छोड़कर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि जैनी अब मर चुकी है। लेकिन वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी पीछे से अनामित आ जाती है जिसके इशारे पर ये सभी डस्ट बन जाते हैं और माइक देखता है कि उस खंजर के अंदर अब वो डायमंड लग चुका है। लेकिन अब तक माइक काफी ज्यादा टूट चुका था। वो बार बार अनामित से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो अपने मुंह की खाता है और अब अनामित उसका गला पकड़कर उसको उठा लेती है और उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, पर वो उससे कुछ ऐसा बोलता है कि जिससे कि वो उसको दूर फेंक देती है। लेकिन इतने में उसको रियलाइज होता है कि उसने उसके हाथ से खंजर को छीन लिया है और तभी वो उस खंजर को पटकता है जिससे कुछ डायमंड के अंदर क्रैक आ जाता है। और वो जैसे उसको दोबारा पटकने वाला होता है वैसी अनामित उससे बोलती है कि अगर तुमने इसको तोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम एक देवता बन सकते हो और जैनी को बचा सकते हो। और वो उस खंजर को लेने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसको अपने पेट के अंदर मार लेता है और उसको पास्ट के बारे में हर एक चीजें पता चलने लगती है। वो हर एक इंसिडेंट को अपनी आंखों से देख रहा होता है और इससे उस डायमंड की पावर चली जाती है और हम देखते हैं कि माइक की आंखों में भी सेम वैसा ही हो जाता है और माइक उस खंजर को निकालते हुए उठता है। उसे छोड़कर वो अनामित के पास जाता है। तभी उसको जैनी की विजन्स आने लगते हैं, लेकिन अनामित उसको अपने तरफ देखने को कहती है जिससे कि वो अनामित पर अटैक करता है और उसको पटक देता है और वो उसे किस करके उसकी सारी उम्र अपने अंदर लेने लगता है और इससे वो वापस से मम्मी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। माइक जैनी के पास जाता है और कुछ मंत्र को पढ़ने लगता है जिससे कि वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है, पर इससे जैनी वापस से जिंदा हो जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके सामने अनामित मरी हुई है और वो खंजर का डायमंड भी अब टूट चुका है। वो पीछे देखती है तो उसको माइक दिखता है जो कि किसी चीज में कन्वर्ट हो चुका था और वो बोलता है कि अब एक नई तबाही आने वाली है जिसे मुझे जाकर रोकना पड़ेगा। इतने में पीछे से डॉक्टर हेनरी और उसके काफी सारे लोग आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हेनरी अनामित को एक कब्र में डालकर उसके अंदर मरकरी को भर देते हैं ताकि वो वापस से कभी बाहर निकल ना पाए। और इधर माइक अब एक नए सफर पे था, उसने वेल को भी अब जिंदा कर दिया था। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आपको मिलता हूँ ऐसी ही एक और कमाल की वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।